इस वीडियो में हम जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसमें जो हिस्ट्री का पेपर है पहला, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता के किस नगर से जल संचयन के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और हड़प्पा। तो इसमें आंसर जो है वो है धौलावीरा। धौलावीरा, तो ये आंसर है। धौलावीरा से जल संचयन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 16 तालाब मिले हैं और कहा जाता है कि सबसे बेहतर जो वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य हैं वो धौलावीरा से मिले हैं। और धौलावीरा से एक बहुत बड़ा कुंड भी मिला है जहाँ की जल को संचित किया जाता था। और धौलावीरा जो सिंध सभ्यता का नगर है, यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। अब दूसरा जो प्रश्न है, सिंध सभ्यता के किस नगर से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं? तो ये हरियाणा में कुणाल जो है, कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। भिर्राना जो है ये हरियाणा में नवीनतम स्थल खोजा गया है सिंध सभ्यता का। बनावली जो है, बनावली से, ये भी हरियाणा का क्षेत्र है और बनावली से हल का प्रारूप मिला है। तो एक मिट्टी का हल मिला है, ये बनावली से मिला है। इसके अलावा हड़प्पा से बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे हड़प्पा से वैनिटी बॉक्स के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा अभिलेखित मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा से मजदूरावास मिला है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विद्वान है पिग्गट, तो वो जुड़वा राजधानियां भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, जलवायु परिवर्तन को सिंध सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं? तो मानते हैं आर.एल. स्टाइन। तो इसका आंसर ए है। मार्शल महोदय सिंध की बाढ़ को मानते हैं, मार्शल मैके। कैनेडी ये कहते हैं कि मलेरिया से मर गए यहाँ के लोग। मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, ये लोग मानते हैं कि आर्य आक्रमण या वाह्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि बालाथल किस ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो देखिए, ताम्र पाषाण काल जो है, इसका जो आंसर होगा वो है बनास संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है, ये हड़प्पा के साथ साथ भी इसका विकास हुआ और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ। तो जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ उसमें एक तो राजस्थान में बनास संस्कृति का विकास हुआ, मालवा और कायथा संस्कृति का विकास जो हुआ वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में हुआ, और जोरवे संस्कृति जो है इसका विकास हुआ महाराष्ट्र में। जोरवे, तो ये जो बनास संस्कृति है इसी में 3 स्थल आते हैं, आहाड़, गिलुंद और बालाथल, जिसमें आहाड़ को ताम्रवती भी कहा गया है। यहाँ से बहुत सारे तांबे की निधियां मिली हैं। तो इसका आंसर है बनास। जोरवे संस्कृति जो है इसमें दायमाबाद, नेवासा और इनाम गांव, ये 3 स्थल मिले हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो है ए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया? इसका आंसर है मैक्स मूलर, सी। देखिए, आर्यों का जो मूल निवास स्थान है इसको लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। जैसे डॉक्टर अविनाश दास और संपूर्णानंद ये बताते हैं सप्त सैंधव को। गाइल्स जो हैं ये
डेन्यूब नदी की घाटी में हंगरी का मैदान बताते हैं। दयानंद सरस्वती जो हैं ये तिब्बत को बताते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान। नेहरिंग दक्षिणी रूस को बताते हैं। लेकिन उसमें सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर मध्य एशिया को बताते हैं और मध्य एशिया में एक बोगज कोई अभिलेख भी मिला है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो इस तरीके से इसका आंसर है मैक्स मूलर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि साकल, वास्कल और बालखिल्य सूक्त किसके अंग हैं? तो साकल, वास्कल और बालखिल्य जो है ये ऋग्वेद के भाग हैं। जो साकल है इसमें 1017 मंत्र हैं और जो बालखिल्य सूक्त है इसमें 11 हैं। तो ये दोनों मिला के 1028 सूक्त हो जाते हैं। वास्कल के जो 56 हैं वो मिले नहीं हैं। इसी तरीके से यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाजसनेयी संहिता कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद और जो कृष्ण यजुर्वेद है तो कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद जो है पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद के भी कई पाठ हैं जैसे काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रेयी। तो इस तरीके से इसका आंसर है ऋग्वेद। तो साकल, वास्कल और बालखिल्य जो है ये ऋग्वेद के भाग हैं। अब सौनक और पिप्पलाद ये किस वेद की 2 शाखाएं हैं? तो सौनक और पिप्पलाद जो है ये अथर्ववेद के भाग हैं। जैसे सामवेद के हैं कौथुम, राणायनी और जैमिनी, इसीलिए सामवेद का जो संकलन किया था वो जैमिनी और सुकर्मा ने किया था। अथर्ववेद का भाग है सौनक और पिप्पलाद। और अथर्ववेद को सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेद भी माना जाता है क्योंकि इसमें जादू, टोना, वशीकरण मतलब लौकिक विषयों का वर्णन है जो आम आदमी से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है अथर्ववेद। अब अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में करम्भ क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में करम्भ जो है यह है हलवा। तो हलवा को इसको करम्भ कहते थे। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में क्षीर पकोदन का वर्णन है। ये खीर में जौ मिलाकर, दूध में जौ मिलाकर खीर बनाई जाती थी। जो करम्भ ये हलवा है। इसके अलावा आप देखें कि उसणीय पगड़ी का वर्णन मिला है। वस्त्र में नीवी जो नीचे पहना जाता था, वास जो ऊपर पहना जाता था और अधिवास उसके ऊपर पहना जाता था। इसके अलावा उपानह जूते का वर्णन है। तो ये सारा ऋग्वेद में वर्णन है। इसका आंसर है करम्भ का हलवा। अब अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का प्रमुख कौन होता था? तो ये सामान्य क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऋग्वैदिक काल में बढ़ई जो है इसको तक्षण भी कहते थे। तो तक्षण या तच्छा, तो बढ़ई जो है ये शिल्पियों का प्रमुख होता था ऋग्वैदिक काल में। अब कर्ण भेदन के बाद कौन सा संस्कार आता है? तो कर्ण भेदन के बाद जो है ये विद्यारंभ आता था। तो इसका आंसर है ए, विद्यारंभ। जैसे आप देखेंगे कि जो 16 संस्कार हैं उसमें गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोनयन है, जात कर्म है, नामकरण है, फिर निष्क्रमण है, फिर अन्नप्राशन है, फिर चूड़ा कर्म है, फिर कर्ण भेदन है, फिर विद्यारंभ है, फिर उपनयन, फिर वेदारंभ, फिर केशांत
फिर समावर्तन, इसके बाद विवाह और फिर 16वां है अंत्येष्टि। तो इस तरीके से ये 16 संस्कार हैं। इसमें कर्ण भेदन के बाद विद्यारंभ आता है। अब अगला प्रश्न है कि 8 प्रकार के विवाहों में शुल्क विवाह किसे कहा जाता था। ठीक है, तो शुल्क विवाह किसे कहा जाता था। ठीक है, प्रजापति विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैशाच विवाह। तो इसमें आंसर है असुर विवाह। असुर विवाह जो है, इसमें कन्या का शुल्क दिया जाता था। जैसे 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, तो इसमें जो आदर्श विवाह हैं वो 4 हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। इसके अलावा 4 निकृष्ट विवाह थे। गंधर्व विवाह में स्वयंवर आता था, जिसको लव मैरिज भी मान सकते हैं आज के समय में। गंधर्व विवाह के बाद राक्षस विवाह आता था। राक्षस विवाह जो है, इसको छात्र विवाह भी कहा जाता है और अपहरण विवाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्षत्रियों में प्रचलित था। जैसे जो राक्षस विवाह है, ये अपहरण विवाह है। जैसे कृष्ण रुक्मिणी का विवाह जो है, ये छात्र विवाह का उदाहरण है। या फिर संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का जो विवाह है, तो ये राक्षस विवाह। इसके बाद असुर विवाह जो होता था, इसमें कन्या का शुल्क दिया जाता था, तो ये असुर विवाह। और सबसे निकृष्ट विवाह होता था पैशाच विवाह, जिसमें सोती हुई कन्या को बलात् उठा के ले जाया जाता था। तो इसका आंसर है असुर विवाह। अब अगला प्रश्न है कि रेखा गणित का विकास किस सूत्र ग्रंथ से माना जाता है। तो रेखा गणित का जो विकास माना जाता है, इसका आंसर है बी, सूलु सूत्र। सूलु सूत्र इसमें वेदिकाएं बनाने का, उसकी नाप जोख का वर्णन है। तो ज्योमेट्री का विकास यहीं से माना जाता है, सूलु सूत्र से। अब 13वां प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का है आयुर्वेद, तो ऋग्वेद ये आयुर्वेद से मिलेगा। आयुर्वेद। सामवेद जो है, इसमें चूंकि संगीत, ये माना जाता है कि संगीत का विकास, 7 सुरों का विकास सामवेद से हुआ, तो जो संगीत कला है इसको गंधर्व विद्या भी कहा जाता है। तो सामवेद जो है, इसका होगा गंधर्व वेद। इसके बाद यजुर्वेद जो है, इसका होगा धनुर्वेद। और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। यानी 4, 1, 3 और 2। तो आंसर होगा इसका ए। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में सच्ची रामायण ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने लिखी, किस भाषा में लिखी। तो इसका आंसर है मलयालम भाषा। देखिए, रामायण जो है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की। और रामायण, इसमें मूल जो है 5 कांड हैं, 2 बाद में जोड़े गए। अब रामायण का जो बांग्ला अनुवाद किया वो कृतवास ने किया। इसके अलावा तमिल में रामायण लिखी रामावतारम नाम से कंबन ने। आधुनिक काल में बाद में अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी अकबर के समय में।
और इसके बाद फिर आधुनिक काल में मलयालम भाषा में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने सच्ची रामायण लिखी। अब अगला प्रश्न है कि महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? तो तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद किया पेरुंदेवनार ने। तो पेरुंदेवनार ने किया। महाभारत जो है इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और महाभारत भी पूरा हुई जाके गुप्त काल में। महाभारत का जो बांग्ला अनुवाद किया है वो काशीनाथ ने किया है और तमिल भाषा में पेरुंदेवनार ने। बाद में अकबर के काल में इसका फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से हुआ। रज्मनामा मतलब युद्ध की पुस्तक। तो ये महाभारत है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है इसको। 16वां प्रश्न है, शिलाहार राजा अपरार्क ने निम्न में से किस स्मृति ग्रंथ पर टीका लिखी? तो इसका जो आंसर है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके अलावा जो पराशर स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना जाता है। पराशर और नारद स्मृति ये सब गुप्त काल में लिखी गई। और स्मृति ग्रंथ जो है, स्मृति ग्रंथों से ही भारत में कानून का विकास माना जाता है। और भारत के 2 महत्वपूर्ण जो कानूनी ग्रंथ माने जाते हैं वो एक तो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और जीमूत वाहन का दाएं भाग। ये 2 जो प्राचीन कालीन सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ माने जाते हैं। अब अगला जो प्रश्न है यह है, सुमेलित कीजिए। तो ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो है वृषभ। तो ऋषभ देव का चिन्ह है वृषभ। इसके बाद जो पार्श्वनाथ है इनका है सर्पफण, अजीतनाथ का है हाथी और अरिष्टनेमी का है शंख। तो इस तरीके से आंसर जो होगा वो होगा 3, 4, 2, 1 यानी बी आंसर है इसका। अब महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना? तो जैन धर्म का जो अध्यक्ष बने थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद वो थे सुधर्मण। तो आंसर सी है इसका। भद्रबाहु जो है ये जैन संत थे और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चला गया था, जहां जाके इसने संलेखना द्वारा प्राण त्याग दिए थे। स्थूलभद्र जो है ये श्वेतांबर संप्रदाय के संत थे और जो पहली जैन सभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, तो उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और सुभच्छ जो है, महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश इन्हीं को दिया था, सुभच्छ को। तो इस तरीके से इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है इसके लेखक हैं एडविन आर्नाल्ड। और ये जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के प्रकाश स्तंभ, तो बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश स्तंभ। और ये जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, इसी में वो कहानी मिलती है कि बुद्ध अपने महल से बाहर गए अपने सारथी के साथ, जिनका नाम चन्ना था और घोड़े का नाम इनके कंथक था। और ये जब बाहर नगर घूमने गए तो इन्होंने जो दृश्य देखे, जैसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक लाश को जाते हुए देखा और फिर एक सन्यासी को जाते हुए देखा जो मुस्कुराते हुए जा रहा था। और इसी के बाद बुद्ध को संसार की निस्सारता का ज्ञान हुआ और वैराग्य उनके मन में उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित चिन्हों को
सुमेलित कीजिए। तो पहले है जन, तो जन का जो है, जन का है कमल चिन्ह, गृह त्याग का है घोड़ा, और ज्ञान का है बोधि वृक्ष, और मोक्ष का है स्तूप। तो इस तरीके से आंसर है 2, 1, 4, 3। तो आंसर इसका सी है। अब अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को वेलुवन विहार किसने दिया था? तो इसका आंसर है ए, बिंबिसार ने दिया था। अनाथ पिंडक ने जेतवन दिया था, जेत राजकुमार से लेके। तो ये बिंबिसार इसका आंसर होगा। चल, अब अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। महाजनपद है और उनकी राजधानी है। तो कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक। और राजपुर या हाटक जो है, इसको वार्ता शस्त्रोपजीवी राज्य भी कहा जाता था कंबोज को। अस्मक की राजधानी है पोतन या पोटली, और ये एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी किनारे था, और ये दक्षिण में था। तो अस्मक। इसकी राजधानी है विराटनगर। ये वैसे तो यहाँ पे कमजोर राज्य था 6ठी शताब्दी BC में, लेकिन महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। और पांडव जो है ये अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ ही छिपे हुए थे। तो विराटनगर। और गंधार की राजधानी है तक्षशिला। गंधार तक्षशिला को माना जाता है कि राम के जो भाई थे भरत, तो भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला को बसाया था। और ये भी वार्ता शस्त्रोपजीवी राज्य, इसको भी कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा तो होगा 2, 1, 4, 3। तो आंसर है ए। और जो 16 महाजनपद हैं, इनका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है, हालांकि व्यवस्थित जो है अगुत्तर निकाय में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का नाम क्षेत्रोजस भी मिलता है? तो इसका आंसर है बिंबिसार। तो बिंबिसार का नाम जो है क्षेत्रोजस भी मिलता है, श्रोणिक भी मिलता है। अजातशत्रु का नाम, इसका नाम कुणिक मिलता है, कुणिक। उदाइन जो है ये अजातशत्रु का पुत्र था, इसने हत्या की अपने पिता की, और इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदाइन ने। और दर्शक जो है, दर्शक या नागदासक, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसी की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है कि अर्बेला का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये अर्बेला का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था सिकंदर और डेरियस थर्ड में। तो इसका आंसर है सी। अर्बेला का युद्ध जीत के सिकंदर ने इसकी राजधानी में आग लगा दी थी, और इसी के बाद ये ईरान का शासक था डेरियस थर्ड। तो ईरान जीतने के बाद ही सिकंदर फिर भारत की तरफ बढ़ा। अब 25वां जो प्रश्न है वो है, सिकंदर किनके बाणों से आहत हो गया था? तो सिकंदर जब ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया उसके सैनिकों ने, तो वापस लौटा जब, तो वापस लौटते समय मालवाओं के राज्य पे अटैक किया था इसने।
और मालाओं के ही बाण से आहत हो गया था सिकंदर। ऐसा माना भी जाता है कि सिकंदर की जो मृत्यु हुई तो मालाओं के बाण से जो आहत हुआ था उसी से इसके शरीर में जहर फैल गया था, ऐसा कुछ लोग, कुछ इतिहासकार मानते हैं। तो इसका आंसर है डी। सहगौरा ताम्रपत्र किस मौर्य शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से। इससे ये भी पता चलता है कि किस प्रकार अकाल के समय राज्य अनाज का वितरण करता था जनता में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक का नाम सिंहसेन भी मिलता है? तो इसका आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार को पुराणों में सिंहसेन कहा गया है, यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेट्स या इलेक्ट्रोचेट्स कहा गया है। तो ये बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय को मानता था और इसको एक आचार्य थे पिंगल वत्स, तो उन्होंने इसको आजीवक संप्रदाय में दीक्षित किया था। पुष्यमित्र सुंग, इसने सुंग वंश की स्थापना की। ये अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक है। और कुमारगुप्त ये गुप्तकालीन शासक है, इसकी उपाधि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य है और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित शासकों में से सर्वप्रथम कलिंग को किसने जीता था? तो इसका आंसर है महापद्म नंद। महापद्म नंद ये नंद वंश का शासक है और महापद्म नंद इसने एक राट की उपाधि धारण की। इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता और सर्व छत्रांतक, भार्गव, एक राट, अनुल्लंघनीय शासक, ये सारी उपाधियां इसने ली। तो एक कलिंग का बाद में शासक हुआ था खारवेल। तो खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख मिलता है जिससे ये पता चलता है कि किसी नंद शासक ने जो है कलिंग को जीता था। तो महापद्म नंद ने ये कलिंग को जीता था और वहां से जिन की प्रतिमा उठा ले गया था और वहां एक नहर का निर्माण भी करवाया था। तो इस तरीके से इसका आंसर है बी। बाद में अशोक ने भी जीता कलिंग को, संभवतः कलिंग निकल गया था बाद में हाथ से। गोंडोफर्नीज किस वंश से संबंधित है? तो गोंडोफर्नीज जो है ये आप देखेंगे कि जो पहलव वंश था, इसका आंसर है बी। पहलव वंश में मिथ्रेडेटस शासक हुआ, फिर माउस हुआ, फिर गोंडोफर्नीज हुआ। तो सबसे प्रसिद्ध शासक जो है गोंडोफर्नीज ही है पहलव वंश का। सर्व राजोतेच्छा किस गुप्त शासक की उपाधि थी? तो सर्व राजोतेच्छा जो है उपाधि है, यह है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त इसने लगभग दक्षिण भारत इसकी अधीनता में था। उत्तर भारत पे इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण किया और अलग अलग क्षेत्रों में समुद्रगुप्त ने अलग अलग नीतियां भी अपनाई। जैसे दक्षिण भारत में इसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई, उत्तर भारत में इसने सीधा नियंत्रण किया और प्रसभोद्धरण की नीति अपनाई, पश्चिमी भारत में जो विदेशी शक्तियां थी उनके प्रति इसने गुरुत्वमंद, कन्योपायन, स्व-विषय भुक्ति याचना की नीति अपनाई, आठविकों के प्रति इसने परिचारकीकृत की नीति अपनाई थी। तो इस तरीके से इसका आंसर है समुद्रगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने
इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो यहाँ जल की समस्या को दूर करने के लिए इस झील का निर्माण इसके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। बाद में ये झील टूट गई अशोक के काल में। तो अशोक के समय सौराष्ट्र का गवर्नर था तुषास्प, उसने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। बाद में ये झील रुद्रदामन के समय टूट गई। अब रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है, इससे पता चलता है कि इसने बिना जनता से बेगार लिए इस झील का पुनर्निर्माण करवाया, और इस समय इसका गवर्नर था सौराष्ट्र का सुविशाख। बाद में ये झील स्कंदगुप्त के समय में भी टूटी, और तब सौराष्ट्र का गवर्नर था पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपालित, तो उन लोगों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ये रचनाएं हैं और लेखक हैं। तो अष्टांग हृदय जो है ये वाग्भट्ट का है। बृहद कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र का है। कथा सरित सागर सोमदेव का है। और बृहद जातक जो है ये वारामिहिर का है। वारामिहिर ये ज्योतिषाचार्य थे। तो 4, 3, 2 और 1 सी आंसर होगा इसका। वारामिहिर ये ज्योतिषाचार्य थे और इन्होंने बृहद जातक, लघु जातक, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका इन ग्रंथों की रचना की। तो ये खगोलविद भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। अब गुप्तकालीन सर्वप्रमुख बंदरगाह था। तो गुप्तकालीन जो सर्वप्रमुख बंदरगाह है वो है ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह ये सबसे प्रमुख बंदरगाह है। सुपारा भृगुकच्छ ये पश्चिमी तट पर थे महाराष्ट्र में। देवल ये सिंध का बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न है, फिर सुमेलित कीजिए। अब आप देखें कि जब गुप्तों का पतन हुआ तो विकेंद्रीकरण हो गया उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण हो गया तो कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। तो यही वो राज्य हैं, जैसे बल्लभी के ये अलग अलग वंश स्थापित हो गए। तो बल्लभी के हैं मैत्रक, कामरूप के वर्मन, कामरूप यानी असम, असम की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, तो कामरूप के वर्मन, और कन्नौज के मौखरी, और थानेश्वर के पुष्यभूति। तो इस तरीके से 3, 1, 2 और 4 यानी आंसर जो है इसका बी होगा। थानेश्वर के पुष्यभूति इसी वंश का हर्षवर्धन था। पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन थे। तो यहीं से शुरुआत मानी जाती है। कन्नौज में मौखरी थे, कामरूप के वर्मन हैं और बल्लभी के मैत्रक हैं। अब अगला प्रश्न है कि बांसवाड़ा और मधुबन अभिलेख किससे संबंधित है। तो ये सामान्य प्रश्न है और इसका आंसर है हर्षवर्धन। जैसे आप देखें कि कुमारगुप्त का तो मंदसौर अभिलेख है, हालांकि कुमारगुप्त के बहुत सारे अभिलेख हैं। इसमें प्रसिद्ध अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जिसकी रचना की थी वत्स भट्टी ने। और जो मंदसौर अभिलेख है इसमें तंतुवाय श्रेणी का वर्णन मिलता है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है। यशोधर्मन का भी एक मंदसौर अभिलेख है जिसकी रचना की थी वासुल ने। पुलकेशिन द्वितीय का इहोल अभिलेख है जिसकी रचना की थी रवि कीर्ति ने, और इसी से पता चलता है कि इसने हर्षवर्धन को नर्मदा पार करने से रोक दिया था। और ये बांसवाड़ा और मधुबन अभिलेख जो है ये हर्षवर्धन का है। अगला प्रश्न है कि निम्न तमिल महाकाव्यों में से किसे नूपुर की कहानी कहते हैं। तो देखिए तमिल महाकाव्य जो हैं वो 5 महाकाव्य हैं, जिसमें 2 तो नहीं मिले हैं।
शिलपदिकारम, जिसकी रचना की थी इंग्लो आदिंगल ने। मणि मेखले, जिसके रचनाकार थे शीतले सत्यनार। इसके अलावा जीवक चिंतामणि, ये जैन रचना है, तिरुक्त देवर ने इसकी रचना की थी। इसके अलावा वलयपति और कुंडल केसी। तो जो शिलपदिकारम है, शिलपदिकारम, इसका नायक है कोवलम और इसकी नायिका है कन्नगी, और इसी को कहते हैं नूपुर की कहानी या पायल की कहानी। मणि मेखले जो है ये बौद्ध रचना है और एक तरीके से इसी का अगला पार्ट है, समझ लीजिए। अब अगला प्रश्न है कि संगम काल से संबंधित निम्न शब्दावलियों को सुमेलित कीजिए। अरसर, अरसर ये शासक वर्ग को कहा जाता था अरसर। अंडनर ब्राह्मण, वेल्लालर जो है ये धनी किसान होते थे, और वेनिगर जो है ये व्यापारी होते थे। यानी इसका आंसर होगा 2, 2, 4, 1, 3 बी आंसर होगा। अड़तीसवां प्रश्न है कि निम्न में से किस राजपूत शासक की उपाधि आदिवारा थी? तो आदिवारा, प्रभास, ये सारी उपाधियां ली थी मिहिर भोज ने। मिहिर भोज के समय ही अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार स्थापित हुआ गुर्जर प्रतिहारों का। नागभट्ट प्रथम ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं। वत्सराज जो है इसी के समय कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष छिड़ा, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट शामिल हुए। हालांकि राष्ट्रकूट केवल शक्ति संतुलन के लिए शामिल हुए थे। और महेंद्र पाल जो हैं इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जिनकी रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश। तो ये सारी रचनाएं हैं राजशेखर की। अब अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय ये है जयानक भट्ट का। आल्हा खंड जो है ये है जगनिक का। ललित विग्रह राज ये सोमदेव का है, और हमीर महाकाव्य ये जयचंद का है। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4, यानी डी आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के किस ईरानी शासक से अच्छे संबंध थे? तो इसका आंसर जो है, एक लेखक हैं ताबरी। तो ताबरी के उल्लेख से ये पता चलता है कि खुसरो द्वितीय ईरान का जो शासक था, इससे बहुत बढ़िया संबंध थे पुलकेशिन द्वितीय के। अगला प्रश्न है, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना किस राष्ट्रकूट शासक ने की? कविराज मार्ग की रचना की थी अमोघ वर्ष ने। इन्होंने बड़ा लंबा शासन भी किया, लगभग 53-54 साल शासन किया अमोघ वर्ष ने, और ये जैन धर्म के पोषक थे। ध्रुव ये शामिल हुआ था कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, और कृष्ण प्रथम जो है इसी ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था एलोरा के, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। अगला प्रश्न फिर है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, और एक तरफ लेखक हैं। तो अल-बरूनी, अल-बरूनी या इनका और एक नाम है अबू रेहान, अबू रेहान।
तो अलबरूनी की जो रचना है वो है किताबुल हिंद। फिरदौसी की रचना है शाहनामा, इनको पूर्व का होमर भी कहा जाता है। मिनहाजुल सिराज की है तारीखे नासिरी, और इब्न बतूता की है रहला। तो इसका आंसर है 2, 2, 3, 4, 1 बी आंसर होगा इसका। अलबरूनी ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया, और ये महमूद गजनवी के आक्रमण के समय स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में भारत आए। फिरदौसी इन्हीं के दरबारी इतिहासकार हैं, और शाहनामा जो इन्होंने लिखा, इसी में पहली बार फारसी नायक अफरासियाब का वर्णन है, जिससे संबंध बलबन जोड़ता था अपना। मिनहाजुल सिराज की तारीख नासिरी जो है, ये इन्होंने समर्पित की नासिरुद्दीन महमूद को। तो ये इल्तुतमिश के काल में थे, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद को ये आदर्श शासक मानते हैं दिल्ली का। और इब्न बतूता जो है, इन्होंने रहला की रचना की, ये मोहम्मद तुगलक के काल में आए थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को क्रम से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की विजय की, जहां के शासक थे रायकरण बघेल। गुजरात के बाद रणथंभौर की विजय की। रणथंभौर के शासक थे राणा हमीर देव। इसके बाद फिर 1303 में चित्तौड़ की विजय की। यहाँ राणा रतन सिंह का शासन था, और चित्तौड़ को विजित करने के बाद इसका नाम बदल के अलाउद्दीन ने खिजराबाद रख दिया था। और 1305 में अलाउद्दीन ने मालवा की विजय की। यहाँ के शासक थे महलक देव। तो आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खां थे। तो आलम खां जो है इब्राहिम लोदी के चाचा थे, और दिल्ली राज सिंहासन के दावेदार थे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि दौलत खां लोधी जो पंजाब का सूबेदार था, उसने आमंत्रित किया था बाबर को। और तुझके बाबरी में यह भी उल्लेख मिलता है कि राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को आमंत्रित किया था। हालांकि और कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता। अगला प्रश्न है कि काबुल की जनता ने बाबर को, ये कथन कारण है कि काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। अब कारण, बाबर ने दिल्ली का जो कोष था वो काबुल की जनता में लुटा दिया। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। क्योंकि इसने जब दिल्ली का राजकोष इसको मिला, इसने पहली बार इतना पैसा देखा, और इसने काबुल के गरीबों में यहाँ का कोष लुटा दिया और अपने अधिकारियों को बड़ी बड़ी राशि दी। तो इसीलिए लोगों ने इसको उपाधि दे दी कलंदर की। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। ठीक, तो जो हुमायूं ने युद्ध लड़े, तो पहला जो युद्ध है इसका जो आंसर होगा वो है डी। पहले दौराह का युद्ध हुआ। जो दौराह या दोहरिया का युद्ध हुआ, ये महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ। फिर हुआ चौसा का युद्ध, ये हुआ था 1539 में, और ये हुआ शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसमें हुमायूं हार गया था। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये 1540 में हुआ था। ये भी हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ, और इस युद्ध में हुमायूं निर्णायक रूप से पराजित हो गया।
और जो सरहिंद का युद्ध हुआ ये 1555 में हुआ था, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर सूर की सेनाएं पराजित हुई और हुमायूं ने एक बार फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न है कि शेर शाह की विजयों का सही क्रम है। तो इसका जो आंसर है, शेर शाह ने सबसे पहले मालवा को जीता। यहाँ का शासक था मल्लू इकबाल, ये एक सरदार था, उसने कादिर शाह की उपाधि धारण कर ली थी, तो ये भाग गया। दूसरी विजय 1543 में इसने शेर शाह ने की रायसीन की विजय, जहाँ के शासक पूरनमल थे, और ये विजय शेर शाह के ऊपर कलंक भी माना जाता है, धोखे से जीता था। फिर मारवाड़ की विजय की, यहाँ के शासक मालदेव थे, और इसके बाद तो ये 1544 में की, और 1545 में अंतिम विजय जो शेर शाह की थी वो थी कालिंजर विजय। यहाँ के शासक कीरत सिंह थे, और इसी युद्ध में शेर शाह ने उक्कों का प्रयोग किया। एक बम थे जिनमें आग लगाने पे वो किले के अंदर जाके गिरते थे, तो एक उक्का किले की दीवार से टकराया, वापिस आ गया, और शेर शाह ने जहाँ कैंप लगाया था वहीं गिर गया, और शेर शाह बुरी तरीके से जल गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर होगा डी, मालवा, रायसीन, मारवाड़, तब कालिंजर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शेर शाह ने समस्त भूमि की माप सिकंदरी गज से करवाई, ये सही है। गज सिकंदरी 32 अंगुल का होता था, ये भी सही है। भूमि को अच्छी, मध्यम और निम्न में विभाजित किया इसने, ये भी सही है। लेकिन इसके बाद इसने तीनों भूमियों के औसत का 1/3 टैक्स निर्धारित किया, तो ये चौथा गलत है। तो इसका आंसर होगा ए, 1, 2, 3, तीनों भूमियों की औसत का 1/3 कर निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये है, इसका आंसर है फैजी। तो फैजी ये अबुल फजल के भाई थे और अकबर के दरबारी कवि थे, राजकी कवि थे यही फैजी। तो इन्हीं के निर्देशन में फारसी अनुवाद हुआ जो है। अगला प्रश्न है कि अकबर का पालन पोषण किसने किया था? महामंगा। तो आप देखेंगे कि अकबर की 2 धाय माँ थी, महामंगा और जीजीयंगा, तो इन लोगों ने तो पालन पोषण किया ही। इसके अलावा अस्करी की पत्नी सुल्ताना बेगम ने भी इनका पालन पोषण किया, और लास्टली खानजादा बेगम जो बाबर की बहन थी, इन्होंने भी अकबर का पालन पोषण किया था। तो इसका आंसर होगा सी, महामंगा, जीजीयंगा, सुल्ताना बेगम और खानजादा बेगम, ये सारे लोगों ने किया था, जिसमें 2 धाय माँ हैं, ये महामंगा और जीजीयंगा। सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक हैं। कानून हुमायूनी। कानून हुमायूनी जो पुस्तक है ये है ख्वांड मीर की, और ये जो किताब है इसी में ये उल्लेख मिलता है कि हुमायूं अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, क्योंकि ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था हुमायूं। तारीख रसीदी ये है मिर्जा हैदर दौलत की। मुंतखब उल लुबाब ये है काफी खां की। मुंतखब उल लुबाब जो किताब है ये औरंगजेब के समय चोरी से लिखी गई। औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये जो पुस्तक है मुंतखब उल लुबाब, ये काफी खां ने चोरी से लिखी थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक। तारीख सलातीन अफगाना, इसके लेखक हैं अहमद यादगार। तो इसका आंसर है 2, 1, 4, 3। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है
कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बादशाही मस्जिद स्थित है। तो औरंगजेब द्वारा जो बादशाही मस्जिद बनवाई गई वो स्थित है लाहौर में। तो ये आंसर है इसका। इसके अलावा औरंगजेब ने दिल्ली का मोती महल बनवाया था जो पूर्णतया संगमरमर का है। फिर इसने औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया जिसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं, और ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है। ये इसने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में करवाया था इसका निर्माण। ये ईरान की राजकुमारी थी। फिर है सुमेलित कीजिए। वेद समाज, राधा स्वामी सत्संग, देव समाज और राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। तो वेद समाज जो है इसको ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की थी श्री घरालू नायडू ने। ये जब केशव चंद्र सेन दक्षिण भारत गए तो उस समय इनसे प्रभावित होकर इसकी स्थापना की गई थी। राधा स्वामी सत्संग इसकी आगरा में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की थी शिवदयाल साहब ने। देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी वीरेशलिंगम पुंतुलु ने। वीरेशलिंगम पुंतुलु ये भी बहुत प्रभावित थे केशव चंद्र सेन से। तो जब ये केशव चंद्र सेन दक्षिण भारत गए थे तब इन्होंने राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 इसका आंसर होगा। इसका आंसर सी होगा। सी आंसर होगा इसका। इसका अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे।